नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत में सीधा सीधा सुचेता के शब्दबाड़ में सीधा सवाल पूछ रही हूं कि क्या ओवैसी का ख्वाब हिजाबी प्रधानमंत्री है। हिजाब की एंट्री उत्तर प्रदेश के चुनावों में पहले ही हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम सियासी पार्टियां हिजाब पर बयान दे रही हैं, लेकिन इस क्रम में सबसे बड़ा बयान MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए सीधे कहा कि इंशाअल्लाह इस देश में हिजाबी प्रधानमंत्री भी जल्द होगा। अब सवाल ये कि असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान क्या एक कम्युनल कार्ड इस चुनावों में है, क्योंकि बीजेपी यही कह रही है। बीजेपी का कहना है कि देश को आगे बढ़ाने के बजाय ओवैसी किस तरह से इस पूरे चुनाव को मजहबी रंग दे रहे हैं, जब वो कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कोई हिजाबी एक दिन जरूर बनेगी। इसका सीधा सीधा क्या असर उत्तर प्रदेश के चुनावों पर होगा। और सवाल यह भी कि असदुद्दीन ओवैसी जब हिजाबी प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो क्या उन्हें यह मंजूर होगा कि कोई दूसरी तरफ से पलट कर कहे कि प्रधानमंत्री तिलकधारी होगा। आज महाभारत में मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं, बेटी होनहार तो कट्टरपंथियों को क्यों नागवार। जब एक तरफ देश में जब हिजाब के लेकर समर्थन की एक लड़ाई चल रही है, बेटियों को हिजाब के समर्थन में बड़ी हस्तियां कोर्ट तक पहुंच गई हैं। सोमवार को फैसला आना है, यानी कि कल फैसला आना है इस पर। उस बीच किस तरह से कश्मीर में 12वीं की छात्रा अरूसा ने हिजाब को ना कह दिया तो उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। अरूसा ने किस तरह से 12वीं में टॉप किया। कश्मीर की वो होनहार बेटी जिसने न सिर्फ अपने माँ बाप का नाम रोशन किया बल्कि पूरे देश का, लेकिन उसे तालियां नहीं गालियां मिल रही हैं। उस अरूसा को हिजाब पहनने की हिदायत दी जा रही है। बार बार कहा जा रहा है कि उसने हिजाब क्यों नहीं पहना है। आज महाभारत में मैं ये मुद्दा भी उठा रही हूं और इसलिए उठा रही हूं क्योंकि हिजाब का समर्थन है, हिजाब अधिकार है, लेकिन हिजाब ना पहनने का अधिकार नहीं है। उसके समर्थन में क्यों आवाजें नहीं उठ रही हैं। मैं महाभारत की शुरुआत करूं, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सीएम योगी का पलटवार आया है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और कहा है कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध लें, वो रहें या ना रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पलटवार उन्होंने ट्वीट किया आपसे थोड़ी देर पहले और सीधे कहा है कि गजवाए हिंद नहीं बनेगा भारत। उन्होंने कहा कि लोग रहे ना रहे, लेकिन भारत शरीयत के हिसाब से कभी नहीं चलेगी, संविधान के हिसाब से चलेगी। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जवाब दे रहे हैं उस बयान का जो ओवैसी साहब ने किस तरह रैली में दिया और उसके बाद उस बयान को ट्वीट करके क्या इस पूरे चुनाव का रंग मजहबी कर दिया है। आपको ये रिपोर्ट दिखाती हूं और उसके बाद मेहमानों के पास। हिजाब का तनाव अब सियासी ख्वाब में तब्दील हो रहा है। पहले ओढ़ने पहनने की आजादी के नाम पर आवाज उठाई, फिर देश भर में शुरू हुई लड़ाई और जब मुद्दा मंसूबों के मुताबिक चलने लगा तो चाहत और भी आगे परवान चढ़ने लगी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपना सांप्रदायिक शिगुफा छेड़ते हुए भावी प्रधानमंत्री को मजहबी चोला पहना दिया। अभी तक ओवैसी स्कूल कॉलेज में हिजाब पर रोक से आहत थे, अब उनकी चाहत हिजाबी प्रधानमंत्री बनाने की हो गई है। बोले एक दिन कोई लड़की हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनेगी। तो अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने सीधे सीधे सांप्रदायिक कार्ड खेल दिया और संवैधानिक पद का मजहबीकरण कर दिया। वही ओवैसी जो दूसरे दलों पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं, वही ओवैसी पर्दानशी प्रधानमंत्री खोज रहे हैं। और जब यही बात किसी और मजहब और धर्म से निकलेगी तो ओवैसी क्या कहेंगे। अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के कठमुल्लों के दबाव में इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे,
लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। अब देश विकास के मुद्दे पर बात करेगा और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। असल में बात सिर्फ पहनावे की आजादी की नहीं, बात है पहनाने की आजादी की। जिसको जो पहनना है वो पहन ही रहा है, लेकिन कुछ लोगों की चाहत पहनावे पर अपनी मनमर्जी चलाने की है। जो हिजाब नहीं पहनना चाहते उन्हें भी जबरन हिजाब पहनाना चाहते हैं। ओवैसी अब कह रहे हैं एक दिन हिजाब पहने हुए लड़की प्रधानमंत्री बनेगी, तो उसी वक्त जम्मू कश्मीर में 12वीं टॉप करने वाली छात्रा बिना हिजाब के सामने आई। बस फिर क्या, कट्टरपंथियों को कटार सी चुभ गई। उन्हें हिजाबी तस्वीर की चाहत रखने वालों को वो मेधावी पसंद ही नहीं आई। उन्हें उस छात्रा के हाथ में खिताब से ज्यादा उसके चेहरे पर हिजाब देखना था। हद ये हो गई कि उस होनहार बेटी को धमकियां मिलने लगी। जिसे तालियां मिलनी चाहिए थी उसे भद्दी और घिनौनी गालियां मिलने लगी। जिसने सबका सिर ऊंचा कर दिया उसका सिर कलम करने की तकरीरें होने लगी। एक चीज मैं मानती हूँ कि हिजाब किसी की रिलीजियस ये डिफाइन नहीं करता। मतलब में भी ऐसा है कि मैं खुदा से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ उन लोगों से, एंड मुझे तो हिजाब ऑब्वियसली लगाना है, बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं हिजाब तब लगाऊं जब मैं पूरा अमल उस पे करूँ। ये नहीं कि मैं नाम की हिजाबी बनूं। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब हिजाब लगाऊं तब मैं उस पे पूरा अमल करूँ, तब मैं उसके लायक बनूं। मैं नमाजें पढ़ना स्टार्ट करूँ, 5 वक्त नमाजें पढ़ूं, मैं वैसे ही काम करूँ। मैं ऐसे हिजाब नहीं लगाना चाहती। नकाब के समर्थन में कट्टरपंथी सोच तब बेनकाब हो गई जब होनहार बेटी अरूसा परवेज को जबरन हिजाब पहनाने के मंसूबे पाले जाने लगे। अरूसा ने 500 में से 499 अंक लाकर साइंस स्ट्रीम में टॉप किया है। सोशल मीडिया पर बधाई संदेश का सिलसिला शुरू हुआ था कि कट्टरपंथियों ने अरूसा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अपनी योग्यता से सबको गर्व कराने वाली बेटी इन धमकियों से सिहर उठी और पूछने लगी, क्या समझ नहीं आ रहा कि एक ही वर्ग के लोग मुझे क्यों ट्रोल कर रहे हैं? जबकि दूसरी तरफ से तारीफ मिल रही है। ऑनलाइन फतवों पर अरूसा ने कहा कि मुझे खुद को सच्चा मुसलमान साबित करने के लिए हिजाब पहनने की जरूरत नहीं। इस पर मुझे देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन ट्रोल कर रहा है कौन है, क्योंकि वहां पे अगर 40% लोग मेरे को ट्रोल कर रहे हैं, 60% ऐसे भी है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल उन लोगों का। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऑब्वियसली हिजाब लगाना है, हिजाब हमारा राइट है, हिजाब हमें जरूरी लगाना है, बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं हिजाब तब लगाऊं जब मैं उसके लायक। हिजाब के जरिए कुछ लोग सियासी हित साधने में लगे हैं। उन्हें पहनावे की आजादी से ज्यादा पहनाने की आजादी चाहिए। वो जो चाहे पहना सके। अगर बात पहनने की आजादी की है तो क्या कश्मीर की होनहार बेटी को अपनी मर्जी से पहनने और ना पहनने का हक नहीं? अगर है तो क्यों जबरन हिजाब थोपा जा रहा है? उसे भी तो ना कहने का अधिकार है। I strongly feel that this is not a controversy. This is a conspiracy. कहीं समाजवादी पार्टी के नेता, कहीं MIM के नेता, कहीं PFI के नेता इस प्रकार से महागठबंधन बनाकर हिजाब के मामले पे, यूनिफॉर्म के मामले पे मिस इन्फॉर्म करके इस देश में जैसे चुनावों से पहले वोट बैंक को भड़काना, वोट बैंक को एक तरीके से अग्रेसिव करना और फिर वोट कमाने की राजनीति की जा रही है, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। जम्मू कश्मीर में 12वीं टॉप करने वाली छात्रा के प्रकरण ने कईयों को बेनकाब कर दिया। हिजाब पर हो हल्ला करने वाले इस मसले पर सन्नाटे में चले गए। यही वजह है कि सवाल आजादी की परिभाषा पर उठ रहे हैं। आखिर आजादी कैद होने की क्यों मांगी जा रही है? आजादी आजाद होने की क्यों नहीं मांगी जा रही? अगर पहनावे की आजादी है तो क्यों एक बेटी को अपनी मर्जी से पहनने नहीं दे रहे? अगर आजादी है तो क्यों बेटी को हिजाब से आजाद नहीं होने देना चाहते? सवाल हिजाब के हिमायतियों से है। क्या उन्हें जबरन हिजाब पहनाने की आजादी चाहिए? क्या इस आजादी का पैमाना जबरन हिजाब पहनाना ही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं महाभारत में अपने मेहमानों के पास अब उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक एक्टिविस्ट निगत अब्बास जुड़ रही हैं, मेरे साथ MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद असीम वकार जुड़ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट मारिया तबस्सुम मेरे साथ जुड़ रही हैं और जुड़ रही हैं लॉयर एंड एक्टिविस्ट प्रियंका राणा, कांग्रेस का पक्ष रखती है। मैं सैयद असीम वकार साहब आपके पास शुरुआत कर रही हूँ। अब मुझे ये बता दीजिए कि इस देश में प्रधानमंत्री का भी ड्रेस कोड आप लोगों ने तय कर दिया। अब प्रधानमंत्री का भी एक ड्रेस कोड होगा और वो मजहबी रंग का होगा। नहीं, बात समझिएगा। असद साहब ने जो
स्पीच दी थी उसको सुनिए। उन्होंने कहा हिजाब पहनकर डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, बाकी और भी नाम लिए। हिंदुस्तान में हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री भी बनेगी इंशाल्लाह। इसमें बुरा क्या लगा आप लोगों को? एक जाफरानी कुर्ता और लुंगी पहनने वाला आदमी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है, तो एक हिजाब पहनने वाली बच्ची क्यों नहीं देख सकती सपना? देख सकती है। अभी मैं आपका ये जो आप पैकेज चला रहे थे वो सुन रहा था असीम वकार कि साहब, पहनावे से ज्यादा पहनाने वाले, हर बच्ची देख सकती। इसमें एक लाइन और जोड़िए, एक लाइन और जोड़िए। पहनावे का धर्म बताकर आप ये बताना चाह रहे हैं सर कि आप राजनीति को आप सियासी रंग दे रहे हैं उसे, आप धार्मिक रंग दे रहे हैं उसे। देखिए मैडम, या तो मैं आपको सुन लूं, वैसे ही आपने 8-10 मिनट लिए हैं, या आप मुझे सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, फिर काटिएगा। ये गारंटी ले रहा हूं इस बात की कि आपसे ज्यादा काबिल हूं, 100 में 100% गारंटी है। आपको इसमें पैकेज में एक लाइन चलाना चाहिए थी कि अगर पहनाने में ज्यादा दिलचस्पी है तो उतरवाने में इतनी दिलचस्पी क्यों है आपको? नहीं मैडम, इतना उतरवाने में दिलचस्पी क्यों है हिजाब? मैं या मेरे नेता ने ये तो नहीं कहा कि जबरदस्ती किसी को पहनाओ। बहुत सी मुस्लिम महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जो नहीं पहनती हैं, जो नहीं पहन रही उन्हें ना पहनने दीजिए, लेकिन जो पहन के जा रही हैं, क्या उनके पीछे 100 आदमी झुंड बनाकर धार्मिक नारा लगाएगा, उनको ट्रोल करेगा सड़क के ऊपर? हाँ। ये सवाल क्यों नहीं उठाया आपने? हाँ। कि 70 साल में आप यहां तक आ गए, क्या ट्रोल सही बात कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही बात। और अगर हिजाब की बात आ रही है तो ये पूछा जा रहा है कि कुरान में कहां लिखा है? मैडम सुनिए, कुरान में कहां लिखा है? सुनिए पहले। अब आपने पूछा कुरान में कहां लिखा है। नहीं सर, मैं तो तारीफ कर रही हूं आपकी बयान की, मैं तो तारीफ कर रही हूं। कुरान से साबित करना पड़ेगा। नहीं, सुनिए मैडम, इसी देश में एक अभी कानून बनाया गया, एक नया कानून बनाया गया। वो ये कानून बनाया गया कि एक मर्द दूसरे मर्द से शारीरिक संबंध बना सकता, उसको कानूनी दायरे में लाके उसको जायज करार दिया गया। एक औरत दूसरी औरत से शारीरिक संबंध बना के रह सकती है, उसे करार दिया गया। एक मर्द दूसरे मर्द से शादी कर रहा है, ये भी करार जायज दे दिया गया, कानून बना दिया गया। जबकि सारी संस्थाएं, सिविलाइज्ड लोग, औरत, मर्द, खानदान, कोई भी धर्म इसको जायज नहीं कहता है। लोग इसको अपराध कहते हैं। हर धर्म में इसको अपराध माना गया। इस कानून को, जो गे प्रथा और लेस्बियन प्रथा, इसको अपराध माना गया, धर्मों में अपराध माना गया। इसको आपने नहीं पूछा उनसे कि कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है? आपने उसको कानून बनाया। सर असीम वकार साहब, आप अपराध मुसलमानों से पूछेंगे कि तुम्हारे धर्म में कहां लिखा है? मैं एक चीज बोलूंगी सर, कहां लिखा है? देर से बोला आपने, कहा कि मेरी काबिलियत नहीं है, उस पर सवाल उठाया। सर वो भी मंजूर है, आप मेरे मेहमान हैं, मान लेती हूँ सर, आपको ज्यादा जानकारी है। लेकिन वो बच्ची जिसने हिजाब नहीं पहना और उसे ट्रोल करके लोग कह रहे हैं कि इसका सर कलम कर दो क्योंकि इसने हिजाब नहीं पहना है, आप उसके समर्थन में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं सैयद असीम वकार? वो शेरनी थी जिसने अल्लाहू अकबर कहा, तो ये शेरनी नहीं है जिसने 12वीं टॉप की, उसके लिए आवाज नहीं निकलती है सर आपकी? मेरी काबिलियत नहीं है सर, सिर्फ एक सवाल पूछा है, जवाब दे दीजिए, उसके बाद मनीष शुक्ला जी के पास जाऊं। देखिए, जिन लोगों ने भी इस बच्ची के लिए गलत बयानी दी है कि इसका सर कलम कर दो या ये कर दो, वो लोग भी अपराधी हैं। ये निजता का अधिकार है, ये जाती अधिकार है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। हमारा देश का संविधान भी ये आपको हुक्म देता है, ये इजाज़त देता है कि आप कोई भी ऐसी अश्लील चीज़ पहनकर समाज के बीच में ना आए। तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर कोई हिजाब नहीं पहन रहा है तो ना पहने, ये उसका जाती अधिकार है। इसमें हम कौन होते हैं पहनाने वाले? या अगर कोई हिजाब पहन रहा है, हिजाब पहन रहा है, तो हम कौन होते हैं उतरवाने वाले? एक तो बहकावा इस बात का है कि भाई लोगों के हिजाब उतारे जा रहे हैं। पहली बात तो मैं इसको बार बार अपने महाभारत में क्लियर करती हूँ, लोगों के हिजाब खींचे नहीं जा रहे हैं सर। एक स्कूल में यूनिफॉर्मिटी की बात थी, उसके लिए उसके संदर्भ में ये मुद्दा उठा था। अब लोगों को और खासकर राजनेता ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके तो हिजाब खींच लिए जाएंगे, आपका तो धर्म खराब कर दिया जाएगा, आपके धर्म पर अटैक किया जा रहा है। और यही बात बताकर मैं मनीष शुक्ला जी आपसे पूछ लेती हूँ, एक बात बता दीजिए, आप अगर कह दें, और सैयद असीम वकार साहब आप जरा सुनिए, अगर ये कह दें कि भाई तिलकधारी प्रधानमंत्री होगा, तिलकधारी प्रधानमंत्री होगा, तो आप इन्हें कम्युनल कहेंगे। आप कम्युनल कहते हैं ना इन्हें, तो आप भी तो जो बयान दे रहे हैं वो कम्युनल नहीं है क्या? मनीष शुक्ला जी बोलेंगे अब।
निगत उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। देखिए ये विवाद नहीं है, दरअसल ये साजिश है। किसी भी स्कूल संस्था का एक यूनिफॉर्म होता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, पुलिस, आर्मी, और जिस अदालत के सामने इस विवाद के हल के लिए लोग रिट करने गए हैं वहां भी एक यूनिफॉर्म है। तो उसको ये बताना कि पूरे ऐसा नैरेटिव सेट करना कि पूरे देश में हिजाब पर प्रतिबंध हो गया है, बड़ा अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान में, ये कुछ लोग ये साजिश कर रहे हैं और ये साजिश बेनकाब हो रही है। ओवैसी जी ने आज जो सुबह बयान दिया है उसी साजिश को बढ़ाने का एक कदम है उसका। देखिए आसिम जो यहाँ कह रहे हैं, ओवैसी जो कह रहे हैं, दोनों में अंतर है। ओवैसी उसी साजिश को बढ़ा रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से भारत में रची जा रही है। दरअसल ये लोग जनता की अदालत में खारिज किए गए लोग हैं, चुनाव चल रहा है और ये ध्रुवीकरण करवाना चाहते हैं, तुष्टीकरण करना चाहते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ट्रिपल तलाक के खिलाफ जब कानून बन रहा था तो वही चेहरे उस समय ट्रिपल तलाक के कानून का विरोध कर रहे थे, आज वो सामने दिख रहे हैं। अगर आप मिला लीजिएगा कुकरेती जी तो वही चेहरे हैं। ठीक है, तो मैं अब एक बार अपने को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, आहत महसूस कर रहे थे, अब वही भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान संविधान से ही चलेगा। अब मैं मनीष शुक्ला जी एक बार बता देती हूँ, क्योंकि पलटवार आप लोगों की तरफ से भी हो रहा है, आप लोगों की तरफ से पलटवार हो रहा है। ओवैसी साहब ने जो कहा है उसको लेकर पलटवार हो रहा है। मनीष शुक्ला जी, अब मैं एक बार बता देती हूँ जल्दी से क्या किस तरह के बयान आ रहे हैं। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि भारत को पीएम तो केवल वही बनेगा जो भारत माता की जय और वंदे मातरम कहेगा। वहीं कपिल मिश्रा कह रहे हैं मुस्लिम लड़कियों को मस्जिद जाने की, साथ नमाज पढ़ने की आजादी तो दे दो, पहले उन लड़कियों को एक मंच पर तो ले आओ, वो ये कह रहे हैं। गिरिराज सिंह का बयान आया, क्योंकि बीजेपी अब पलटवार कर रही है ओवैसी साहब के बयान पर। गिरिराज सिंह का बयान आया कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात बहकर भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं ओवैसी। हिंदुस्तान अब्दुल कलाम का देश तो हो सकता है लेकिन ISIS वाला नहीं हो सकता है, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। वहीं विजय शंकर तिवारी जो VHP के नेता है वो कह रहे हैं ओवैसी ये भूल गए कि हिजाबी प्रधानमंत्री के लिए 273 कहां से लाएंगे। ये वही बयान है जो अभी मनीष शुक्ला जी कह रहे थे, असीम वकार साहब। और इसी के साथ साथ प्रेम नारायण पांडे कह रहे हैं कि हसीन सपने विधायक है यूपी से, हसीन सपने किस तरह से चार मीनार की दीवारों के अंदर ही टूट कर रह जाएंगे। अब ये पलटवार बीजेपी की तरफ से हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि जब लड़ाई एक तरफ मजहबी रंग दी जाएगी तो दूसरी तरफ से भी पलटवार होगा। निगत मैं आपको लाना चाह रही हूं, प्रधानमंत्री का कोड, ये लड़की की लड़ाई तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं से भी है। अब ये ऐसा लग रहा है कि मजहबी रंग देकर उस बच्ची को किसी भी बच्ची को मजहबी रंग देकर उसे सियासी मंच पर उतारा जा रहा है। हिजाब पहनो, हिजाब नहीं पहनोगे तो आपके लिए धर्म पर हमला है ये। अब ये हिजाबी प्रधानमंत्री वाला एक और कम्युनल कार्ड है क्या? निगत सुचेरिता, हमें समझना पड़ेगा, हम ना इसको बड़े गलत एंगल से देख रहे हैं। हम सब बड़े कंफ्यूज हो गए कि क्या ये धार्मिक एजेंडा है। नहीं, धार्मिक एजेंडा तो हिजाब न था, न है, न होगा। ये एक कंप्लीटली पॉलिटिकल एजेंडा। आप देखो, इतने सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, तब से विपक्ष के पास भ्रष्टाचार हो या दंगे फसाद हो, इन सबका कोई मुद्दा तो आया नहीं। तो इन्होंने क्या किया, विपक्ष ने करी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इंतजाम कि भाई अब चलो मुद्दे मैन्युफैक्चर करते हैं। कभी ये ट्रिपल तलाक के अगर कोई खिलाफ कानून आता है तो उसके खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं, उसकी मुखालिफत करने लगते हैं। कभी इन्हें लगता है चलिए शाहीन बाग को मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी ने कोई नया मुद्दा मिला नहीं, 5 राज्यों में चुनाव है, कर्नाटका में आने वाले, तो चलिए एक और मुद्दा मैन्युफैक्चर करते हैं, हिजाब का मुद्दा। और वो इसलिए इन लोगों ने करा क्योंकि इन्हें पता है कि अगर मुसलमान आगे पढ़ लिख जाएगा, बढ़ लिख जाएगा, तो क्या करेगा, विकास को वोट देगा, यानी नरेंद्र मोदी जी को वोट देगा। लेकिन अपना वोट बैंक बचाने के लिए इन्होंने एक पैतरा खेला कि चलो हिजाब के जो कारण है उस कारण को देते हुए इन बच्चियों को स्कूल आने से रोक दिया जाए। पहले तो मुद्दा बनाया और फिर पेरेंट्स के दिमाग में ये डाला कि देखो आपका हिजाब छीन लिया जाएगा, इसलिए आप स्कूल में मत जाओ, आप तो मदरसों के कुएं के मेंढक बनकर बैठे रहो, अपनी बच्चियों को बिठाए रखो। बेसिकली इनका एक पॉलिटिकल एजेंडा ये है। ये लोग चाहते हैं किसी भी तरह बच्चियां घर पर बैठी रहे। नहीं तो आप मुझे बताओ सुचेरिता, इतने साल हो गए सानिया मिर्जा के बाद, आज तक हमारे देश को कोई मुसलमान स्पोर्ट्स वुमेन क्यों नहीं मिली? ऐसा नहीं है मुसलमान बच्चियों में टैलेंट नहीं है, टैलेंट भरपूर है। पर आप सोचो, इमेजिन करो कि नेशनल क्रिकेट टीम में जो विमेन्स टीम है वहां पर एक भी मुसलमान बच्ची नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं क्रिकेट खेले बच्ची हिजाब पहनकर। सोचो कैसा लगेगा, वो रन रेट बनाएगी या हिजाब को संभालेगी? नहीं। ये नेशनल गेम हॉकी विमेन्स टीम में एक भी मुसलमान लड़की नहीं है। क्यों नहीं? ऐसा नहीं है टैलेंट नहीं है, टैलेंट भरपूर है, लेकिन ये लोग प्रमोट नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं बच्चियां जो मुसलमान है वो घर बैठकर नल्ली नहारी इन लोगों के लिए पकाएं, और कोई ये लोग नहीं चाहते।
मैडम एक मिनट, सुचेरिता नहीं बोली, चुप करा दीजिए, रसगुल्ला खिला दीजिए, इनके मुंह में थोड़ी मिठास जाएगी। एक और बात आप मुझे बताइए, इतने सालों से हम देख रहे हैं, क्यों नहीं देख पाते कि बड़ी बड़ी एमएनसी, कॉर्पोरेट कंपनीज, प्राइवेट फर्म्स और न जाने गवर्नमेंट फर्म्स में क्यों मुसलमान बच्चियां आगे नहीं पढ़ लिख कर बढ़ पाती, अच्छी पोस्ट क्यों नहीं ले पाती? क्योंकि ये बच्चियों के हाथ बांध कर रखते हैं। नहीं तो पूछिए ना AIMIM के नेता से, क्यों पहले बोल रहे कि पहले हिजाब फिर किताब? हम तो लड़ाई ये कर रहे हैं कि पहले किताब और फिर हिजाब। हिजाब अगर इतना जरूरी था तो कुरान पाक में मेंशन होता। कुरान पाक में हिजाब कभी कपड़े के रूप में मेंशन ही नहीं रहा। कभी भी हिजाब को अगर बोला आप रहने ही दीजिए, कुरान का, आप कुरान की बातें मत कीजिएगा, अधिकार है, शोभा नहीं देती हैं। लेकिन वो अधिकार सिर्फ हिजाब पहनने का है, हिजाब उतारने का नहीं है ना मारिया जी। हिजाब पहनने का अधिकार है, हिजाब उतारने का नहीं है, क्योंकि जो उतार कर बैठी है उसे तो सिर्फ गालियां मिल रही हैं, उसे तो सिर्फ ट्रोलिंग मिल रही है। बिल्कुल नहीं है, अगर किसी ने ये किया, बोलिए निगत बोलेंगे फिर मारिया जी। अगर हिजाब पहनने वाली, ठीक है, निगत कंप्लीट कर रही है मारिया जी, निगत कंप्लीट कर रही है फिर मारिया। मैं सुचेरिता, धन्यवाद सुचेरिता, बिल्कुल एब्सोल्युटली मेरा यही पॉइंट है कि यहाँ पर इस्लाम में इन लोगों ने मेरे इस्लाम को, मेरे अल्लाह को इन्होंने इतना छोटा बना दिया कि इन्होंने आदमी को 4 शादी करने की इजाजत दे दी पर औरत हिजाब में बैठी रहे। इन्होंने आदमी को तलाक के बिद्दत देने की आजादी दे दी लेकिन औरत हिजाब में बैठी रहे। इन्होंने आदमी को तो ये कहते तू हलाला बखूबी निभा, लेकिन औरत हिजाब में बैठी रहे। बेचारी शादी में जाए तो हिजाब में खाना खाए, मार्केट में जाए तो हिजाब में जाए, तपती गर्मी हो रही हो, बच्चे पालने, लेकिन तू हिजाब में पालना। एग्जैक्टली, तो अल्लाह ने हिजाब दिया नहीं, आदमी को भी उतना ही दिया है, पहनाओ ना आदमी को हिजाब। फिर हम पूछेंगे निगत अब्बास जी, मैं आपसे जवाब देने का मौका देंगी? निगत अब्बास जी, आप सुन लीजिए मारिया जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए कि किस तरह के कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है अरूसा को। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे दर्द हुआ, मुझे चुभा। हम अपने बच्चों को, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहेंगे कि हमारी बच्ची 12वीं टॉप कर जाए, वो 12वीं टॉप कर जाएगी, लेकिन क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना तो उसे ये बातें सुनने को मिलेंगी कि जो तालीम औरत के सिर से चादर हटाए उससे अनपढ़ रहना बेहतर है। ये बयान सुनने को मिल रहे हैं। खुदा से खौफ खाओ, एक महिला अजनबी के सामने अपना चेहरा दिखाए, इस बात की इजाजत नहीं है। ये ट्रोल, मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ट्रोल हो रही है वो बच्ची। असीम वकार साहब जरा सुनिए, पर्दा नहीं किया इसकी गर्दन काट दो, ये बयान दिया जा रहा है, इसकी गर्दन काट दो। कहा जा रहा है इसको बोलो पर्दा करे, शक्ल से किस तरह से जब हमारी बहनें हिजाब के लिए लड़ रही थी तो ऐसी लड़कियों को देखकर शर्म आती है, लोग ये कहकर ट्रोल कर रहे हैं। एक और बयान सुनिए जरा, सिर का दुपट्टा कहाँ है? बेगैरत माँ बाप की औलाद ऐसी ही होती है। ये उस बच्ची को ट्रोल करके बातें कही जा रही जो 12वीं की टॉपर है, सोचिए, जिसने देश का नाम रोशन किया है। और ये बच्ची प्रधानमंत्री बन सकती है मारिया जी, ये बच्ची प्रधानमंत्री बन सकती है, लेकिन उसको शेरनी नहीं कहेंगी आप। तुम्हें तुम्हारे पहनावे और तुम्हारे माँ बाप पर शर्म आती है, ये कहा जा रहा है। मारिया जी, ये शेरनी नहीं है क्या? ये सामना करे इन बयानों का। तो आप कौन होती है बोलने वाली कि मैं नहीं बन सकती हूँ प्रधानमंत्री, और सिर्फ उरूसा ही बन सकती है? और अगर उरूसा के ऊपर किसी ने कमेंट पास किया है, ये दंडनीय है, हमें तय तक पहुंचना चाहिए कौन है। और रिपब्लिक चैनल पर अब मेरी क्योंकि काफी आ रही है वीडियोस, और मैम नहीं मैम, टॉस मत करिए सवाल। मैंने कहा कि ये बच्ची का समर्थन करेंगी आप? इस बच्ची का अधिकार हिजाब पहनने का है या उतारने का नहीं है? जी, हिजाब पहनने का अधिकार है, सिर्फ उतारने का नहीं है ना, क्योंकि जिसने उतारा उसके साथ ये हो रहा है। हमें किसने रोका? उसका समर्थन करेंगी? अब निगत अब्बास बोलिए ना। बैठी है, नाम से शायद वो मुसलमान ही लगती है, मुझे पता नहीं वो एथीस्ट है या मुसलमान है या हिंदू है, वो उनका अपना वो है। अगर कोई मुसलमान है और हिजाब नहीं पहन रही है, अब समझिए हमारी बहन है निगत अब्बास जी, अगर वो मुसलमान है और हिजाब नहीं पहन रही है, कौन रोकता है उन्हें? देखिए आज इतने बड़े लाइव टीवी पर बैठे हुए हैं, क्या उन पर किसी की जोर जबरदस्ती चलती है? और अभी आपने ये लड़की की, कश्मीरी लड़की की जो फोटोज दिखाई है, वो तो बड़ी प्यार से हिजाबी नॉन हिजाबी लड़कियां एक दूसरे को चिपट कर बैठी हैं और उनके पीछे लड़के भी बैठे हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वहां पर उसको रिजेक्ट किया गया। नहीं मारिया जी आप कह रहे, आप नहीं मारिया जी, मेरी तकलीफ इस बात की है कि ये जो आवाजें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है ना, वो सिर्फ हिजाब के समर्थन में पहुंचती हैं, उसके खिलाफ कोई आवाज सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंचती? क्यों नहीं उस बच्ची का हक दिलाने के लिए आप जाती है कि कैसे उसे कह दिया, कैसे आप लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं? उस बच्ची को अपना फोन बंद करके घर में छुपना पड़ रहा है क्योंकि उसके ऊपर हमले का आशंका है, क्योंकि
उसने हिजाब उतार कर लोगों से कह दिया कि मैं सच्चे मुसलमान का सर्टिफिकेट नहीं चाहती हूँ आपसे। जाना चाहिए उसको स्पेशल फोर्सेस से सिक्योरिटी मिलना चाहिए अगर उसकी जान को रिस्क है तो, क्योंकि हर हिंदुस्तानी एक भी लड़की अगर है जिसको अगर उसकी जान पे रिस्क है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान तो रेपिस्तान बन चुका है आजकल, तो ये है कि उसकी प्रोटेक्शन जरूरी है। उरुसा की सबसे पहली बात तो ये है, और शायद मुझे भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं हिजाब पहनकर आ रही हूँ, आपकी नेशनल टीवी पर बता रही हूँ, तो काफी गालियां तो पड़ रही है हिजाब पहनने के लिए। तो आप बताइए कि आपको हक है मुझे गाली देने का क्योंकि मैं हिजाब पहनती हूँ, या आपकी रिपब्लिक टीवी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं लोग, क्या उनको हक है मुझे गाली देने का कि मैं हिजाब पहन रही हूँ? क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए? उरुसा के जो क्यों गाली देगा कोई? क्यों गाली देगा कोई आपको? निजात अब्बास को भी अगर, क्योंकि मैं हिजाब पहनती हूँ, क्योंकि आपकी नजर में जो हिजाब पहनते वो तो बहुत गलत है। आप हमारा हिजाब निकालना चाहती है, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था और हमारा नहीं मैम नहीं, ये देखिए यही राजनीतिकरण होता है, यही राजनीतिकरण होता है। मरियम जी, प्रियंका जी को लाइए डिबेट में। असीम वकार साहब, यही राजनीतिकरण है ना। मैंने कब बोला कि जो हिजाब पहनता है वो गलत है? असीम वकार साहब, मैंने बोला ये, और ना ही मैं बोलूंगी। मैंने सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस में यूनिफॉर्मिटी की बात कही है। मैंने किसी के भी पर्सनल रिलीजियस राइट को कटघरे में खड़ा नहीं किया है। नहीं मरियम जी, दिस इज ट्विस्टिंग फैक्ट्स मैम, इसको ट्विस्ट करना कहता है। तो बच्चे का होगा ना, हमारा खराबा होगा अगर हमको माता पिता में से एक असीम वकार साहब है हमारे साथ। क्या होगा, क्या एजुकेशन कोशिश करना है, मेरा खराबा होगा उसमें। आपका तो कुछ नहीं। वकार साहब को लीजिए। मैं एक बार वकार साहब से पूछना चाहती हूँ, एक बार सैयद असीम वकार, सुनिए असीम वकार साहब को लीजिए। मैं एक बार, मरियम जी मैं आ रही हूँ, निगत मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे एक बार बताइए असीम वकार साहब, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ सर, आपकी बहुत फॉलोइंग है, आपको लोग सुनते हैं, मैं ये सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे कि आप एक बार इस बच्ची के समर्थन में बयान दीजिए ना, अरूसा के। आप हिजाब के समर्थन में बयान देते हैं, लेकिन इस बच्ची का कि इसका अधिकार है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ सर कि उसकी ट्रोलिंग बंद हो, उसको जो खतरा है, जो थ्रेट है वो बंद हो। असीम वकार साहब। मैडम, इससे पहले भी मैंने कहा कि मुसलमानों में ऐसा नहीं है कि सारी मुसलमान बच्चियां या औरतें हिजाब लगाती हैं, बहुत सी नहीं भी लगाती हैं। तो क्या हम लोग उनका विरोध करेंगे? नहीं करेंगे। जिनको लगाना है वो लगाएं, जिनको नहीं लगाना है नहीं लगाएं, ये उस बच्ची पे छोड़ दीजिए। अब जो लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं बच्ची को, वो गलत है, नहीं करना है। लेकिन ये बता दीजिए कि अगर मुस्कान गाड़ी खड़ी करती है अपने कैंपस में और पैदल चलती है और हिजाब लगाए हुए है, तो क्या पीछे से धार्मिक नारे लगाए जाएंगे उसके ऊपर, उसको घेर के 100-200 लोग? ये सही है आपके हिसाब से? ये होना चाहिए? गलत है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, एक सेकंड नहीं लगाया, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, जो लगाए उसको लगाने दीजिए। एक मिनट मैडम, अभी आपने एक बात कही कि इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, कुरान में ये एसेंशियल नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैंने अभी तक ये किसी भी डिबेट पे नहीं कहा कि सरदारों की पगड़ी की बात करो या किसी के टीके की बात करो। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ सरस्वती वंदना होती है, बहुत से स्कूल हैं, सरकारी भी हैं, गैर सरकारी भी हैं, जहाँ सरस्वती वंदना होती है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ के ऊपर धार्मिक सिंबल्स भी लगे हुए हैं, जिनकी पूजा भी होती है, मंदिर बना रखा है। तो क्या अगर इस्लाम में इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम नमाज है, नमाज, तो क्या आप क्लासरूम में पढ़ने का परमिशन देंगे? नहीं, आप बताइए मुझे। देखिए, सवाल अगर एक खड़े कीजिएगा तो 10 सवाल खड़े होंगे, 10-20 सवाल खड़े होंगे। मैं खाली आपका जवाब दूंगी, उसके बाद मैं निगत के पास जा रही हूं, तो प्रियंका जी को लीजिए। भारत का संविधान। असीम वकार साहब, आपने बिल्कुल सही बात करी और मैं उसका जवाब दे रही हूँ सर। मैं नहीं जानती, बहुत से लोग जो सुन रहे होंगे इस कार्यक्रम को, मैं ऐसे स्कूल में गई जहां पर बाइबल पढ़ी जाती थी सर। मैंने भी पढ़ी क्योंकि वो मेरी चॉइस थी कि मैं वहां पढ़ने गई। मुझ पर, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझ पर थोपा गया, लेकिन अगर मैं कहती कि भाई मुझे नहीं पढ़ना है या मैं यहाँ आकर सरस्वती वंदना करूंगी, मुझे तो सरस्वती वंदना करनी है, तो वो स्कूल मुझे अलाउ अगर नहीं करता तो मैं चली जाती सर, मेरी चॉइस थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, चॉइस हमेशा आपके पास होती है। अगर स्कूल की यूनिफॉर्म है, अगर उसे पहनना है तो आपके पास चॉइस है। अगर आपको सरस्वती वंदना करनी है तो आप उस स्कूल में जाइए जहां पर आप कर सकते हैं। मुझे बात, आपको नमाज पढ़नी है तो आप स्कूल में जाइए जहां पढ़ सकते हैं। मेरी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए।
मुझे मेरी बात तो पूरी, अरे मुझे पता है आपको नफरत है मुसलमानों से, करिए, निगाह आ रही है उसके बाद। लेकिन मुसलमान कहीं जाने वाले नहीं, इसी देश में रहेंगे, यहीं पैदा हुए यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, फिर नए बच्चे पैदा होंगे, यहीं बढ़ेंगे। वकार साहब बहुत गलत कर रहे हैं, सुनिए, बहुत गलत कर रहे हैं मैडम, हाँ, बहुत गलत कर रहे हैं। ये जो आप शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं सर, बात तो बहुत गलत सर। मैं तो खुलकर कह सकती हूँ मुझे मुसलमानों से मोहब्बत है। आप बोल दीजिए कि आपको हिंदुओं से मोहब्बत है, बोलिए ना सर, बोलिए। मुझे तो क्रिश्चियन से मोहब्बत है, मुझे सिख से, मुझे सब, मेरे लिए हर धर्म से मुझे मोहब्बत है सर। आप बोलिए मुझे हिंदुओं से मोहब्बत है। मुझ पर एक मिनट में सफाई देने लगी है बाप। सुनिए, देखिए सफाई क्यों नहीं दूंगी? उनसे आप मेरे शो पर आकर तोहमत लगाकर चले जाएंगे और झूठ बोलकर चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अरे मैडम, बड़ी प्रॉब्लम जानती हैं क्यों नहीं आता? आप लोग पर्सनल हो जाते हैं, आप डिबेट को डिबेट ही रखते हैं। आप एक एजेंडा फिक्स करके आते हैं, उसको थोड़ा समझा कीजिए। देश में एक संविधान लागू है, उसी संविधान के तहत सारे स्कूल भी आते हैं, सारे स्कूल उस संविधान के तहत आते हैं। कोई भी स्कूल भारत के संविधान से बड़ा नहीं है। किसी भी स्कूल का कानून देश के कानून से ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको समझिए। हमारे देश के जो स्कूल हैं उनको भारत के संविधान के तहत रहना होगा। कोई भी काम ऐसा नहीं करना होगा जो भारत के संविधान के खिलाफ हो, इस बात को समझिए। और जो भी स्कूल, जो शिक्षण संस्थान, चाहे वो हमारे हों चाहे किसी के भी हों, अगर भारत के संविधान की इजाजत के बगैर कोई काम करते हैं तो वो गुनाह माना जाएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हमें किसी से कोई एतराज नहीं। कोई टीका लगाए, बिंदी लगाए, सिंदूर लगाए, मंगलसूत्र पहने, जनेऊ पहने, कड़ा पहने, कोई एतराज नहीं। ये आदमी की पर्सनल चॉइस है। भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है, उसे करने दीजिए उसको। बिल्कुल सर, मुसलमान से क्या परेशानी है आप लोगों को? मुसलमानों से क्या परेशानी है? मुसलमान क्या एतराज करता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो ये भी कह रही हूँ, नहीं मैं बताती हूँ परेशानी क्या है। निगत मैं इनको बताती हूँ परेशानी क्या, आप जरा बताइए। नहीं एक मिनट, क्योंकि आपने कहा ये पर्सनल चॉइस है। मैं ये कह रही हूँ कि हिंदुओं में भी बहुत ऐसी महिलाएं जो अभी भी सर ढककर रहती हैं। मैं कह दूं वो पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं चाहूंगी कि प्रोग्रेशन आगे हो। मैं चाहूंगी कि मैं उनको उस रूढ़िवादी सोच से निकाल सकूं कि एक बराबरी आ सके। मेरी सोच ये है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहनें सर ढककर घूमती रहें, वो हिंदू हो या मुसलमान। सोच ये है, मैं ये नहीं कहूंगी हाँ ओढ़ रही है तो ओढ़ने दो इन्हें, ये तो इनके धर्म में ओढ़ने दीजिए इन्हें। सोच प्रोग्रेसिव होनी चाहिए ना। निगत गलत कह रही हूं मैं? एब्सोल्युटली सुचेरिता, मैं यही कह रही हूँ। अभी मरियम जी ने भी पर्सनल अटैक किया और असीम वकार जी ने भी पर्सनल अटैक किया, और ये कह रहे कि आप लोग पर्सनल हो जाते हैं। आप देखिए, मरियम जी ने अपनी बात शुरू करी थी सुचेरिता ये कहकर कि निगहत अब्बास का नाम निगहत अब्बास है, नाम से तो मुसलमान लगती है पर पता नहीं एथीस्ट है या हिंदू है। अब मैं बताती हूँ ये क्यों कहा। बेसिकली इनका कहने का मतलब था कि एक कपड़े का टुकड़ा मेरे सर पर है या नहीं वो डिसाइड करेगा कि मैं कितनी अल्लाह को मानने वाली हूँ। ये कपड़े का टुकड़ा डिसाइड करने वाला है कि मैं इस्लाम को मानती हूँ, इस्लाम परस्त हूँ, इस्लाम को जानती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ती हूँ। क्योंकि अगर मैं अभी हिजाब में बैठी होती ना सुचेरिता, जो मैं पहनती हूँ कभी कभी, मैं बड़े खुशी से पहनती हूँ और बड़े गुरूर से पहनती हूँ, और जब नहीं मन करता तो भी बड़े गुरूर से नहीं पहनती हूँ, अपनी खुशी से पहनती हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई ये कहेगा कि इस्लाम में औरत का वजूद ही, उसकी आइडेंटिटी ही इस्लाम में हिजाब, निकाब और बुरखे से है, तो वो गलत है। अब मैं बताती हूँ आपको सच। असीम वकार और मरियम इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, पर सच यही है कि हिजाब और निकाब तो पहना ही अरब देशों में जाता था, ये तो हिंदुस्तान में पहना ही नहीं जाता था। ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर इसकी जरूरत है। अरब में इसलिए पहना जाता था क्योंकि धूप इतनी होती थी। लॉजिकल पॉइंट कह रही हूं मैं, धूप इतनी होती थी और होती है, मिट्टी इतनी उड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत हिजाब पहनती है, सर से पांव तक अपने आप को उससे बचने के लिए ढकती हैं, मर्द भी ढकते हैं। तो इन्हें कहिए ना, अगर आपने औरत के लिए जो संविधान अरबी यूज कर रहे थे उसे इंपोर्ट कर लिया, तो चलिए आज मर्दों के लिए भी इंपोर्ट कर लेते हैं। कहिए ना, सर से लेकर पांव तक वो पहने वो चोला, वो पहने वो सफेद लिबास, वो काला लिबास जो अरबी आदमी पहनते हैं। पर ये नहीं करेंगे क्योंकि जितने भी प्रतिबंध हिंदुस्तान में इस्लाम के नाम पर, इस्लाम को बदनाम करके, मेरे अल्लाह को बदनाम करके लगा रहे हैं ना। एक बार मैं बड़ी खबर बता देती हूँ, और मैं एक बड़ी खबर बता के प्रियंका जी के पास जा रही हूँ। मुझे एक सेकंड, खबर जरा सुना देती हूँ अपने दर्शकों को, जरा सुनिए इसे। मनीष जी, अरूसा की ट्रोलिंग पर महबूबा मुफ्ती चुप है। सोचिए,
ट्रोलिंग के सवाल पर उन्होंने पल्ला झाड़ा है। महबूबा ने कहा उन्हें जानकारी नहीं है। सोचिए एक 12th क्लास की बच्ची, कश्मीर की टॉपर, जिसे लेकर हम बहस कर रहे हैं, महाभारत कर रहे हैं, जिसे लेकर पूरे देश सवाल उठा रहा है कि इस बच्ची को हिजाब पहनने के लिए किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, उस पर वहां की मुख्यमंत्री रही एक समय में महबूबा मुफ्ती कह रही मुझे कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। वो पल्ला झाड़ रही है इस पूरे मामले से। अब ये सोचिए, क्योंकि वोट बैंक की सियासत है प्रियंका जी, वोट बैंक की सियासत है। वोट बैंक के लिए आप पल्ला भी झाड़ जाएंगी और उसी वोट बैंक के लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी चला जाएंगे। प्रियंका जी बिल्कुल, देखिए सियासत है और सारी पार्टी सिर्फ रोटी सेक रही है। अगर आप ओवैसी ले लीजिए, चाहे बीजेपी ले लीजिए, चाहे कोई भी पार्टी ले लीजिए, क्योंकि अगर ओवैसी जी ये कहते हैं जो लड़कियां वहां पर जो जिस इंस्टीट्यूट में आपका हिजाब का मुद्दा चला था, वहां पे 75 लड़कियों ने मना कर दिया था कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, सिर्फ 6 बच्चियां थी। लेकिन उसके बाद भी इस मुद्दे को इतना हाईलाइट किया जा रहा है, आप हिजाब के नाम पर लड़कियों को भड़का रहे हैं, पूरे कम्युनिटी को भड़का रहे हैं, तो बिल्कुल ये आप तुष्टिकरण कर रहे हैं और धार्मिक कौन भड़का रहा है भाई? कोशिश कर रहे हैं उसी प्रियंका जी, कौन कर रहा है तुष्टिकरण? कौन कर रहा है? आपकी पार्टी इतनी प्रोग्रेसिव सोच दिखा रही है कि सुप्रीम कोर्ट चलेगी कि भाई हिजाब पहन ले। क्यों? श्री राम के आपकी पार्टी, आप महिला होकर नहीं सोचती है कि आपको हिजाब के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, पर्दे के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए? ये आप अपने चैनल पे समर्थन तो उसी पार्टी का करती हैं आप। भी नहीं हूँ मैं, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आपने हाँ सही है, मैंने समर्थन करती है ना, या वो भी नहीं करती? उससे चेक कर लीजिए। जी नहीं, मैं कांग्रेस को कोई कभी समर्थन नहीं करती हूँ। मैं अपने विचारधारा को समर्थन करती हूँ, मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन को समर्थन करती हूँ। और हाँ, अभी जो आप कह रहे हैं हिजाब की बात कर रहे हैं या कुछ है, अगर आप प्रियंका गांधी की बात करते हैं तो प्रियंका गांधी ने जो आपने बिकनी और घूंघट की बात की है, तो उन्होंने ये कहा था कि ठीक है जो लड़कियां हैं वो उनकी चॉइस है। जैसे निखत भी बोल रही है कि भाई लड़की मेरी चॉइस है, मैं चाहे हिजाब पहनूं चाहे ना पहनूं, ये मेरी चॉइस है। और जब मुझे धार्मिक लगेगा कि भाई हाँ मुझे पहनना चाहिए तो मैं पहनूंगी और शान से पहनूंगी। तो उन्होंने ये बात कही थी। अगर आप ये भी कहती हैं कि मैं समर्थन करती हूँ, इस बात में मैं उनका समर्थन कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं इस बात का समर्थन नहीं करूंगी कि एक लड़की के पीछे उसकी आवाज दबाने के लिए आप इतने सारे एक मॉब को लेकर जाएंगे और मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करेंगे और जय श्री राम के नारे लगाएंगे। मैं भी हिंदू हूँ और गर्व से कहती हूँ हिंदू हूँ, लेकिन मैम उस बात से तो अब आगे बढ़ गए, उस बात से आगे बढ़ गए हैं। अब बात बड़ी है, डिबेट बड़ी है, हिजाब को लेकर है। आपको अपना पक्ष तय करना होगा। और हिजाब का मतलब मैं सिर्फ मुसलमान लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, हिंदुओं की भी बात कर रही हूँ। यहाँ खड़े होकर मैं पर्दे को सही बताने लगूं और ये कहने लगूं घूंघट भी सही है, नहीं है सही। एक महिला होकर मैं सोचूंगी, ये धर्म में बटकर भी नहीं सोचूंगी। निगत सही कह रही हूं मैं। आखिरी कमेंट में, समय नहीं है मेरे पास। सुचेरिता, मेरा बस ये कहना है कि जहां पर अधिकार लेने की जरूरत है वहां तो कॉन्स्टिट्यूशन याद आ जाता है, और जहां पर जिम्मेदारी लेनी है वहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली भूल जाते हैं। ये तो जिम्मेदारी वाली बात है ना कि इन्हें जिम्मेदारी लेनी है कि एक स्कूल का प्रोटोकॉल, एक गाइडलाइन, एक प्रिंसिपल को फॉलो करने पर नहीं, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी लेने की बात है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं शरीयत से चलना चाहते हैं। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ जिससे हमें बचने की एग्जैक्टली जिम्मेदारी लेनी होगी। संविधान की दुहाई हर कोई दे रहा है, निगत, प्रियंका जी, मनीष जी, असीम वकार साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात है कर्तव्य भी उसके साथ आते हैं, उनको नहीं भूला जा सकता। महाभारत में समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।